हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पता सक्सेस यूट्यूब में। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और लिंक को सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। साथ में साथ कहा जाए तो साथ ही साथ चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए गए हैं अध्याय 2 का नाम जो है नियंत्रण एवं समन्वय। इसका हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 4। ये बायोलॉजी कक्षा 10th का है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय किस प्रकार का होता है। हमने तो पढ़ लिया तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, अच्छे ढंग से पढ़ लिया। जो लेक्चर 1, 2, 3 ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया, तुरंत जाइए लेक्चर 1, 2, 3 को देखिए। और केमिस्ट्री का एक पार्ट खत्म हो गया है, कहा जाए तो 1 चैप्टर जो था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अच्छे ढंग से पढ़ा गया है। उसमें केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। दोस्तों, वे भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ा गया है। हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी में पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय किस प्रकार का होता है हमने अभी बताया कि जंतुओं में, जीवों में, मानव में हमने पढ़ा तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र से ही मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता था, मेरुरज्जु तक जाता था। आज हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय। दोस्तों, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, बिना लेट किए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बिना लेक्चर को, ज्यादा लेक्चर नहीं दिया जाएगा। हर बार की तरह जैसे तुरंत पढ़ाया जाता था वैसे आज भी पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। दोस्तों, हमने बताया क्रियाओं के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता था। तंत्रिका तंत्र होता था जिससे हमारा मैसेज, हमारे पैर पे कांटा चुभ गया, तुरंत मैसेज पहुंचेगा ब्रेन के पास कि हाँ पैर में कांटा चुभ गया। अगर हम लोगों का हाथ किसी गर्म चीज के संपर्क में आता है तब पर भी मैसेज पहुंच जाएगा मेरुरज्जु के पास कि हाँ भैया अपना हाथ हटाओ, क्योंकि वो जो सामान है वो गर्म है। इसी प्रकार कहा जा रहा है, शरीर की क्रियाओं के लिए नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है लेकिन लग गया। कौन सा लेकिन लग गया? अब हम लोग समझेंगे कि हाँ कौन सा लेकिन लग गया। पादप में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है, ये जो पादप है जिसे कहते हैं पेड़ पौधे, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। हम लोग के शरीर में तंत्रिका तंत्र है, लेकिन ये जो पादप है, कहा जाए तो पेड़ पौधे हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होते। और ना ही पेशी कोशिका होती है। हम लोगों में तंत्रिका तंत्र था जिससे मैसेज पहुंचता था और उसके बाद पेशी कोशिका तुरंत रिएक्ट करती थी कि हाँ हाथ को हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं लेकिन लग गया। कौन सा? कि पादप जो होता है उसमें तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है। आप पूछिए तब क्या होता है, वेट कीजिए, हर एक टॉपिक बताएंगे कि तंत्रिका, ये जो पादप है उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता तब क्या होता है। लिखा है मोटे मोटे तौर पे, अच्छे ढंग से लिखा गया है, पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशीय होता है। पेशी कोशिका जिसे कहते हैं, जो मैसेज जाने के बाद रिएक्ट करता है, वो भी कोशिका नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है, अतः यह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे है। हमने बताया था उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे होता है। जब हम किसी चीज के प्रति, जैसे हमें ठंडी लगी, हम तुरंत ही अपना स्वेटर पहन लिए, हमने अनुक्रिया की। सूर्य की रोशनी हमारे आंख पे पड़ी, जो सूर्य की रोशनी है वो उद्दीपन है, उसके प्रति हमने काम किया, क्रिया किया। कौन सा क्रिया किया? आंख बंद करने का। दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। हम बताएंगे कि समन्वय में क्या क्या होता है, गतियां कितने प्रकार की होती हैं, हर एक टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। हम हट जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पादपों में गति।
ये जो पादप है इसमें गति कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाती हैं, यानी कि कहा जाए जो हमारा पादप है वो दो प्रकार की गतियों को दर्शाता है, गतियों को दिखाता है। तो कौन कौन सी गतियां हैं? पहला लिखा है वृद्धि से मुक्त, पहला जो लिखा है वृद्धि से मुक्त, और दूसरा जो है वो लिखा है वृद्धि पर आश्रित। अब आप लोग समझ रहे हैं कि ये वृद्धि से मुक्त क्या है, वृद्धि से आश्रित क्या है। दोस्तों ये जो वृद्धि से मुक्त है ये इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, ये आजाद है, स्वतंत्र है, इसमें कोई वृद्धि नहीं है। तो ये जो दूसरा है वृद्धि पर आश्रित है, इसमें गतियां होती है, इसमें जो पादप हैं वो बड़े होते हैं, उनका जड़ भी बढ़िया होता है। लेकिन ये जो पहला है इसमें गति नहीं होती, कहा जाए तो वृद्धि नहीं होती, लिख दिया जाए वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती है। और इसमें वृद्धि होती है, क्या होती है? वृद्धि होती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सा पादप है जो वृद्धि से मुक्त होता है और ये क्या है जो वृद्धि पर आश्रित रहता है। दोस्तों सोचने वाली बात है कि हाँ पादप तो सब बढ़ते हैं, सब बड़े होते हैं, लेकिन ये क्या लिखा है कि वृद्धि से मुक्त, वृद्धि से आजाद, इसमें कोई लंबाई नहीं देखा जाता। लेकिन ये जो दूसरा है वृद्धि पर आश्रित, इस पादप में, पादप यानी कहा जाए जो हम लोगों का पौधा है उसमें देखा जाता है कि हाँ पौधा बड़ा हो रहा है, वो छोटा है। दोस्तों बिना लेट किए हम अब बताएंगे वृद्धि से मुक्त गति क्या होती है और वृद्धि पर आश्रित गति क्या होती है, दोनों एक साथ ही बताएंगे। आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, हमने बताया था कि वृद्धि से मुक्त और वृद्धि पर आश्रित गति क्या होती है। दोस्तों मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों हम आज इसमें पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे पादपों के बारे में, पादपों की संबंध में, पादप में गति, बहुत सी पढ़ेंगे चीजें जो कि इस चैनल पे आप लोग बने रहिए। यहाँ पर लिखा है वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि से मुक्त गति क्या होती है? यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि छुई मुई लिखा है, छुई मुई, छुई मुई का प्लांट आप लोग देखते हैं, आप लोग के आसपास में छुई मुई का प्लांट पौधा होता है। ये जो छुई मुई है इसे छूते ही इनकी पत्तियां सुकूनने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, मुड़ने के बाद नीचे की ओर हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि हाँ छूने के बाद ये जो छुई मुई का पौधा है ये मुरझा गया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं। जब हम छुई मुई के जो पादप है, पौधा है, उनकी पत्तियां को छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। क्या करती हैं? मान लीजिए ऐसे छुई मुई का प्लांट है, ये पत्तियां हैं उसकी, और हम इन पत्तियों को जैसे ही छुएंगे, जैसे ही टच करेंगे, ये पत्तियां जो हैं ये सिकुड़ने लगती हैं, कहा जाए तो मुड़ने लगती हैं, अपने भाषा में कहें तो ये मुरझा गया। दोस्तों ये जो छुई मुई का पादप है ये वृद्धि से मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? वृद्धि से मुक्त होता है। इसमें वृद्धि नहीं देखी जाती, इसमें देखा जाता है कि हाँ जब हम छुए ये मुरझा गया। दोस्तों हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि चित्र से बताएं, लेकिन हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ भैया ये क्या है। और दूसरा लिखा है वृद्धि पर आश्रित। वृद्धि पर आश्रित यानी कि कहा जाए वृद्धि पर डिपेंड रहना कि हाँ ये जो पादप है इसका वृद्धि होगा। ये लिखा है जब एक बीज अंकुरित होता है, जब एक जो बीज हम बोते हैं
यहाँ पर जैसे ये बीज हो गया हम लोगों का, इसे जमीन में गाड़ दिए, ये अंकुरित हुआ, इससे क्या निकला, पहले छोटा सा तना निकलेगा, नीचे जड़, लिखा है अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर, ये जब जड़ है कहा जाए, जब हम किसी बीज को लगाते हैं वो जब अंकुरित होता है उसमें जड़ और तना दो चीज वो पाया जाता है। जो कि जड़ है वो जमीन के नीचे जाता है, यहाँ पर लिखा है, तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, तथा 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 फिर से कहते तथा उसका जो तना है, ये जो आगे चल के जिसमें पत्तियां बनती है उसको तना कहते हैं, वे ऊपर की ओर जाती है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि उद्दीपन के बारे में, अभी अगले में लगाया गया था उद्दीपन। देखिए ये जो छुई मुई का पौधा है ये उद्दीपन है, हम लोग इसे टच किए, छुए, ये सुकुड़ना कहा जाए तो मुड़ना प्रारंभ कर दी, ये जो मुड़ी वो अनुक्रिया है और ये उद्दीपन हुआ। उद्दीपन और अनुक्रिया पहले लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से बताया गया है कि अनुक्रिया क्या होती है, उद्दीपन क्या होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो छुई मुई का पादप है ये उद्दीपन है, हमने इसे छुआ, फिर ये जो पादप है इसकी पत्तियां मुड़ना चालू कर दी, मुड़ना प्रारंभ कर दी, तब ये अनुक्रिया की, हमने छुआ फिर ये अनुक्रिया की। अभी इसके बारे में, वृद्धि गति के बारे में, वृद्धि से मुक्त, वृद्धि पर आश्रित बहुत चीजें बताई जाएंगी, आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। छुई मुई के पादप छूते ही, जो छुई मुई का पौधा होता है उसे हम जब छूते हैं उनकी पत्तियां मुड़ना यानी कहा जाए तो सिकुड़ना प्रारंभ कर देती हैं और बाद में मुरझा जाती हैं, फिर अपने से उसी व्यवस्था में आ जाएंगी जैसे वो पहले थी, खिली हुई थी। और ये जो है वृद्धि पर आश्रित अन्य जो पादप हैं, जब इनका बीज अंकुरित होता है तब इनके जड़ें जमीन के नीचे तथा तना ऊपर की ओर जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। ये जो हमारा उद्दीपन है उसके लिए तत्काल अनुक्रिया करना। यहाँ पर लिखा है पहला वृद्धि से मुक्त, जो छुई मुई है वो वृद्धि से मुक्त होता है, उसमें किस प्रकार का उद्दीपन और अनुक्रिया होता है। यहाँ पर लिखा है कि पौधे को जिस बिंदु से, वो जो छुई मुई का पौधा था उसे हम जिस बिंदु से छुआ जाता है या छूते हैं, जो छुई मुई का पौधा था उसे हम, जैसे ये छुई मुई का मान लीजिए पौधा है, हम उसे जिस बिंदु से छूते हैं और पौधे के जिस भाग से, जो पौधा होता है उसके जिस भाग से गति होता है, क्या होता है गति, समझिए जो छुई मुई का पौधा था उसे हम जिस बिंदु से छुए और जिस बिंदु से गति हुआ, मान लीजिए जैसे छुए, यहां पर छुए, गति इधर से हुआ, वह दो बिंदु हो गई, एक बिंदु छूने वाला, एक बिंदु जहां से गति होता है, तथा अर्थात लिखा है, अर्थात स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न होते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो छुई मुई का पौधा था ये तो उद्दीपन था, हमने उसे छुआ, वे तुरंत क्या किया, मुड़ना चालू कर दिया। हमने अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताया था, हमने उसे छुआ वो मुड़ना प्रारंभ कर दिया, तब हम उसे जिस बिंदु से छुए, किस बिंदु से छुए, जैसे ये हमारा छुई मुई का प्लांट है, हम इसे इस बिंदु से तो स्पर्श किए, छुए और ये इधर से मुड़ना प्रारंभ किया तो दो बिंदु हो गई, वही लिखा है। और दोनों बिंदु भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, एक नहीं होती। यहाँ पर लिखा है पादप, पादप में स्पष्ट
होने की सूचना जो हमने छुई मुई के पौधों को स्पर्श किया, छुआ, उसकी सूचना का संचरण होता है। उसका सूचना पौधे के पास जाता है कि हाँ छू, कोई आपको छुआ, आप तुरंत अनुक्रिया कीजिए, अपना जो पत्ती है उसे मोड़ लीजिए। यहाँ पर उसके बाद लिखा है पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए। यहाँ पर समझिए, जैसे हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के बारे में, जब बहुत सारे तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण की थी। एक तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका को मैसेज देती थी, दूसरा तीसरों को देता था, तीसरा चौथे को देता था। ऐसे ऐसे हमारे पूरे ब्रेन के पास सूचना पहुंच जाती थी। हमने एक अच्छा से एग्जाम्पल लिया था, जैसे गांव में कुछ हो गया, कोई महिला सुन रही है, क्योंकि महिला ज्यादा ताक झाक करती है दूसरे के मैटर में। वो महिला सुन रही थी कि हाँ इनके घर ये हो रहा है, वो तुरंत जाएंगी दूसरे महिला को बताएंगी, कहेंगी कि इनके घर फलाना घर ये हुआ। जो दूसरी महिला थी वो तीसरी महिला को बताएंगी, तीसरी चौथी को बताएंगी, चौथी पांचवी की। इसी प्रकार मैसेज हमारे ब्रेन के पास पहुंचता था। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है। पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचरण के लिए किसका उपयोग करता है? विद्युत रसायन का उपयोग करता है। दोस्तों उसमें हमने पढ़ा था, जब हमें चींटी काटी तो वो रासायनिक बन गया, रासायनिक से फिर जब तंत्रिका के जो ध्रुविका थी उसमें आई तो वो हो गया विद्युत आवेग में हो गया। विद्युत आवेग से तंत्रिका का अंतिम सिरा से निकल गया, अंतिम सिरे के पास सीमेंस जो खाली गैप होता है वो सीमेंस था। उसके बाद फिर वो तंत्रिका कोशिका में चला गया। ऐसे ऐसे करते हुए ब्रेन के पास पहुंच गया। यहाँ पर जो सूचना जाएगी संचारित करने के लिए जो सूचना है वो विद्युत रसायन का प्रयोग करता है। कोई पूछ लिया जो पादप में सूचना को संचारित करती है, सूचना को पहुंचाती है, वो कौन सा रसायन है? तब आप लोग कहेंगे विद्युत रसायन है। विद्युत रसायन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा है सीधा सा जल की मात्रा। जब हम छुई मुई के पौधे को जहां से स्पर्श किए वहां जल की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, जल की मात्रा बदल जाएगी, परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। जब हमने उसे छुआ, जिस बिंदु पर छुआ उस बिंदु पर जल परिवर्तन कर लेगी, करने के बाद अपनी आकृति को बदल लेगी। कहा जाए तो हम जब उसे छुए स्पर्श किए तब वहां पर जल मात्रा बदल गई और जो छुई मुई का पौधा था वो सिकुड़ना प्रारंभ कर दी। यहाँ पर लिखा है परिणाम स्वरूप इसका जो परिणाम आया वो क्या परिणाम आया? देखिए, फूलने या सिकुड़ने में आकार बदल जाता है। उसमें परिणाम निकला, उसका रिजल्ट निकला। जब हम छुए तब उसके बाद जैसे हम लोग पेपर देते हैं तब हम लोगों का रिजल्ट आता है कि हाँ हम लोगों का इतना परसेंट बना। वैसे इसमें जब हम उसको छुए उसमें जो रासायनिक विद्युत रसायन था उसका उपयोग किया, उसके बाद पादप में जल की मात्रा में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन करने के बाद आकृति क्या बदली? आकृति बदल लेते हैं, वो पौधे अपने आकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट अच्छा निकला कि हाँ पादप जो था वो फूलने लगा या सिकुड़ने लगा। फूलता तो बाद में, जब हम उसे स्पर्श करते हैं वो सिकुड़ना प्रारंभ करता है, प्रारंभ कर अपना आकार बदल लेता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कीजिए। हम अब बताएंगे वृद्धि से आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति क्या होता है आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, हर एक टॉपिक। हाँ एक बात बता दे रहे हैं, ये जो हम लाइनिंग किए हैं आप लोग इसे मत कीजिए, क्योंकि हम समझाने के लिए लाइनिंग किए हैं कि हाँ समझा रहे हैं। आप लोग बस लिखिए विद्युत वृद्धि से सॉरी दोस्तों वृद्धि से मुक्त गति पौधे को जिस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के जिस भाग में गति होता है, अतः स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों अलग अलग होते हैं। पादप में स्पर्श
होने की सूचना का संचारण होता है। पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका तक संचारित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? विद्युत रसायन का उपयोग किया जाता है। पादप जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति, जिसे कहते हैं आकार, अपना आकार बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट आया कि हाँ, हमारा जो छुई मुई का पादप था वो फूलना या सिकुड़ने में आकार बदल लेता है। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ये हम लोगों का है वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति हम लोग अभी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जब एक बीज अंकुरित होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ नीचे की ओर जाता है तथा तना ऊपर की ओर जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था अभी नेक्स्ट टॉपिक में, लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा था। जो वृद्धि से आश्रित गति होता है, वृद्धि पर आश्रित गति होता है, उसमें जो अंकुरित बीज होते हैं उनकी जड़ें नीचे की ओर तथा तना ऊपर की ओर जाता है। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप, ये जो हम लोगों का मटर है उसके पौधे की तरफ कुछ पादप ऐसे होते हैं। कुछ पादप दूसरे पादप या बांड पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। अब आप लोग देखिए, समझिए, ये प्रतान क्या है, ये क्या है और किसकी सहायता से चढ़ता है। यहाँ पर तो लिख दिया गया, मटर की पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बांड पर प्रतान की सहायता से चढ़ते हैं। कहा जाए तो बांस हो या कुछ भी डंडा हो गया, पदार्थ हो गया, लकड़ी हो गया, उसके सहायता से चढ़ता है। जैसे मटर हो गया और जो निनुआ, तुरैया, ये सब होते हैं, ये इनके पौधे, जैसे ये पत्तियां हो गई, इसके बाद पतले से धागा नुमा संरचना रहता है, जिससे ये उस खंभे को या जो जिस स्थान पे लगाया गया है उसके अगल बगल में जो आप लोगों ने कहा जाए लकड़ी डंडा जो गाड़ते हैं, उसी पे ऐसे गोले गोले कर वो चढ़ता है। यही कह रहा है ये। यहाँ पर प्रतान अच्छे से भाषा लिखा है, पादप का धागा जैसा वह भाग। हमने बताया ना, ये जो हम लोगों का पदार्थ नहीं, पादप है, इसके धागे जैसे जो संरचना निकला है, इसी को प्रतान कहेंगे। इसी की सहायता से जो हम लोगों का मटर होता है और नुआ, तो जो ऊपर चढ़कर अपना फल का निर्माण करते हैं। आप लोग अपने आसपास में देखे होंगे कि हाँ, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो पेड़ पर चढ़ते हैं या किसी दीवार पर चढ़ते हैं। वही ये है वह भाग जो स्तंभ होता है, खंभा हो गया, कुछ भी हो गया, खंभा या किसी अन्य प्रकार के सहायता सहायता करता है, अन्य प्रकार से सहायता करता है, उसे चढ़ने में सहायता करता है। क्या ये प्रतान जो है पादप को ऊपर चढ़ने पर सहायता करता है? क्योंकि फिर आ गया, क्योंकि वृद्धि द्विदिशीय, कहा जाए तो एक दिशा में हो रही है। वृद्धि जो है ऊपर बढ़ रही है, एक दिशा में वृद्धि हो रही है। इससे ऐसा लगता है कि ये जब पादप किसी प्लांट पर या किसी डंडे पर ऐसे लपेटता हुआ ऊपर जाता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, इस पादप में वृद्धि हो रही है, ये पादप वृद्धि पर आश्रित है। यहाँ पर लिखा है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति करता है, पादप गति कर रहा है, बड़ा हो रहा है। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक टॉपिक हम लोगों का और बचा है, उसे पढ़ा दें, उसके बाद क्लास को
क्लोज कर दिया जाएगा। फिर हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी दे के जाएंगे हम लोग, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुवर्तन। अनुवर्तन वृद्धि के कारण होने वाला गति, जो वृद्धि हो रहा है उसके कारण होने वाला गति। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हमारे एनसीईआरटी बुक में बताया गया है। जैसे ये कोई कांच है, कांच का बॉक्स है, ये कांच का बॉक्स है, इसमें कोई पादप या पौधे को लगाया गया है। इस पौधे को हम लोग अच्छे बना दे, ये हम लोगों का पौधा हो गया। इसी प्रकार पौधा होता है और इसकी जड़, और ये जो कांच का बॉक्स बना है उससे एक बिंदु से होल बना दिया जाए, जिससे कि सूर्य की प्रकाश इस पादप पर पड़ जाए। मान लीजिए ये हम लोगों का सन है, इसका प्रकाश आ रहा है इस कांच के ग्लास में, इस वाले होल से। अब ये जो अनुवर्तन है ये दो प्रकार का है। अनुवर्तन दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। कहा जाए तो पहला प्लस, दूसरा माइनस। अब आप समझिए कि ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। देखिए ये हम लोगों का उद्दीपन है, ये सूर्य उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन। जब इसका प्रकाश इस पौधे पर पड़ा और ये क्रिया की, अनुक्रिया की, क्या की कि इसी सूर्य के दिशा में जहां से ये प्रकाश अंदर की ओर आ रहा है उसी के दिशा में ये प्लांट पादप अपना वृद्धि करने लगी कि हाँ सूर्य का प्रकाश यहीं से अंदर आ रहा है, तो ये पादप जो है इसी तरफ गति करेगी, ना कि इस तरफ। जहां से सूर्य का प्रकाश आएगा उसी तरफ गति कर रही है, और इसका जो जड़ है वो इसके विपरीत कर रहा है। देखिए ये पादप वृद्धि इधर कर रहे हैं और जड़ इधर आ रहा है। जब पादप उद्दीपन के प्रति गति करती है तो उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, और उद्दीपन के विपरीत कर रही है क्या ये जड़, तब ये हो गया हम लोगों का ऋणात्मक। क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। अगर ये तो हुआ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अनुक्रिया की, ये पादप हम लोगों का सूर्य जहां से प्रकाश आ रहा है तो उसके तरफ वृद्धि की गति की, तब ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक। अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण के कारण हो, जल के कारण हो, तब क्या होगा? जल तो हम लोगों का नीचे रहता है, जैसे मान लीजिए ये जल है, ये सब जल है, और ये जो जड़ है, ये जो जल में गति कर रही है, जल इस तरफ बह रहा है, यानी कि इस तरफ फ्लो कर रहा है, बह रहा है, फ्लेक्स कर दे रहे हैं, इसकी धारा इस तरफ है, जल उधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तब ये जो हुआ ये जल हम लोगों का हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। और ये जो प्लांट यानी तना है ये विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये हम लोगों का ऋणात्मक हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देखिए, यह किसी पादप की बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली गति है। ये जो वृद्धि के का अनुवर्तन है, ये क्या है? किसी पादप के बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली गति है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह अनुवर्तन का उदाहरण है। उदाहरण है दोस्तों, अनुवर्तन का था परिभाषा, अनुवर्तन का परिभाषा बन गया। यह
किसी पादप की बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली गति है। यह बाहरी उद्दीपन प्रकाश, हमने बताया ये प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण आदि हो जाता है, यानी कि कहा जाए हो सकता है, बहुत हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि पादप में अनुवर्तन उद्दीपन की दिशा में हो, हमने बताया ना यदि पादप का अनुवर्तन उद्दीपन की दिशा में है, गति उद्दीपन की दिशा में हो रही है तो उसे धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। जब पादप की गति उद्दीपन की दिशा में हो, यानी कि ये सूर्य हमारा है, ये प्रकाश दे रहा है और ये पादप उसी की तरफ गति कर रहा है, तो ऊपर वाला ये जो है ये धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है तथा अनुवर्तन उद्दीपन के विपरीत दिशा में हो तो ये विपरीत दिशा में हो रहा है, इसीलिए ये धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा। अभी हमने बताया ये तो गुरुत्वाकर्षण के लिए है, इसके लिए है गुरुत्वाकर्षण के लिए है, गुरुत्वाकर्षण के लिए है। और इसके पहले जो हमने बताया वो सूर्य प्रकाश के लिए था, तो उसे ऋणात्मक कहते हैं। अब हम लोग अच्छे समझ ले रहे हैं, फिर से डायग्राम को मिटा के अच्छे से बना रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए ये हो गया हम लोगों का कांच का बॉक्स, इसमें हम लोग एक प्लांट्स को लगा दिए हैं। ये हम लोगों का प्लांट्स हो गया। यहाँ पर छोटा सा जिसे कहते हैं होल, ये छोटा सा होल है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश यहाँ पर इसके पास पादप के पास आ जा रहा है। ये हो गया हम लोगों का सतह, ये जड़ है क्योंकि जमीन के नीचे है, इसलिए हम पहले बताएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर से ये देखिए, अब ये जो सूर्य है हम लोगों का उद्दीपन है, उद्दीपन के प्रति ये जो पौधा है देखिए जहां से सूर्य आ रहा है उसी की तरफ गति कर रहा है। क्या कर रहा है? उसी की तरफ गति कर रहा है। और ये जो जड़ उसके विपरीत ये इधर जा रहा है तो जड़ इधर आ रहा है। तब हो गया, यहाँ पर लिखा है यदि पादप में अनुवर्तन उद्दीपन की दिशा में हो, अनुवर्तन जो हो रहा है इसमें उद्दीपन की दिशा में हो रहा है, ये सूर्य है उद्दीपन है, इसके दिशा में हो रहा है तो उसे धनात्मक कहते हैं। तभी हम लोगों का धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह बना रहे हैं, धनात्मक हो जाएगा। तथा फिर से बता रहे हैं, तथा आ गया। अनुवर्तन उद्दीपन के विपरीत दिशा में है। ये जो अनुवर्तन हो रहा है इसका आप देखिए, उद्दीपन के विपरीत दिशा में हो रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, इसी कारण ये हम लोगों का ऋणात्मक हो गया। अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण या जल के में समझेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का जल मान लीजिए इस फ्लो से बह रहा है, इस तरफ इधर से जल आ रहा है, इधर जा रहा है, तब ये हम लोगों का जड़ जो है जल की दिशा में गति कर रही है, तब ये हम लोगों का धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक। अनुवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उसे पढ़ाने के बाद आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अनुवर्तन का हम लोग थोड़ा सा कुछ जानने की। अनुवर्तन ये दो प्रकार का होता है, किसमें किसमें होता है। पहला लिखा है प्रकाशन अनुवर्तन। अनुवर्तन प्रकाश की तरह होता है। जो प्रकाश अनुवर्तन होता है प्रकाश की तरह होता है, जो पादप है प्रकाश की तरफ जाएगा। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। ये जो गुरुत्वानुवर्तन है वो पृथ्वी की तरह होती है, यानी कि कहा जाए जो हमने पौधा लगाया था उसकी जड़ नीचे जा रही थी, पृथ्वी की तरह जा रही है। तीसरा रसायन अनुवर्तन जो होता है, इसमें पराग नली की अंडाश जो है
सारे अंडाशय की तरह गति होता है, गति होता है, क्या होता है, गति होता है। और जो जल है इसमें जलानुवर्तन कहा जाए, जल की तरह जड़ की गति होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये क्लास यहीं पर एंड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।